ईरान, इजराइल, यूएसए, हिपोक्रेट कौन है? अमेरिका इस समय सर सबसे बड़ा हिपोक्रेट बन के बैठा है। मुसलमानों को लड़ाने की कला भी अमेरिका ने डेवलप की। इजराइल ने यही देखा कि लड़ना जब होता है ये लोग मुझे आगे खड़ा कर देते हैं, लड़ लो। अब मैं इतना लड़ लिया कि दुश्मन मैं बन गया और तुम बीच में आकर के व्यापार करने लग गए। न्यूक्लियर वॉर होने की पॉसिबिलिटी है? मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये होगा। न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब देखे थे, उनमें इतना कम न्यूक्लियर या फिजाइल मटेरियल था, उन्होंने 2 शहरों को मिटा दिया था। न्यूक्लियर वेपन किसी एक पागल के हाथ में नहीं होता। कि हमें तो मौत का इतना शौक है जितने तुम्हारे को शराब का नहीं है। आई हैव हर्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम देयर मीडिया। कारण है ना सर, वो उनको 72 उम्रों का ख्वाब दिखाया जाता है। हम पाकिस्तान का बहुत बुरा कर सकते हैं, हम चाइना का बहुत बुरा कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे चाइना के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। भाई सी, इज इट पॉसिबल कि आप ईरान जैसे देश को या किसी भी देश को जो ठान के बैठा है कि मैं तो बनाऊंगा, क्या आप सच में रोक सकते हो बम गिरा गिरा के उसको? रोक सकते हैं सर। आपका चाइना पे क्या विचार है? अगला वर्ल्ड ऑर्डर क्या दिखता है आपको? चाइना इतना स्मार्ट कंट्री है सर, तो जब तक नंबर 1 पर नहीं पहुंचेगा ना, वो युद्ध ही नहीं करेगा। तो आपको लगता है पाकिस्तान डेवलप करेगा? सर अगर IMF इसकी ऐसी मदद करता चला गया तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो नहीं रहेगा। कटोरे को छोड़ के वो तलवार उठा ले। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को बर्बाद नहीं होने देगा जब तक चाइना है। क्या हम अपने पड़ोसियों को ठीक से हैंडल कर रहे हैं अगर हमको विश्व गुरु बनना है? क्या जब तक आपकी वजह से किसी के घर में कलेश ना हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अंकित जी, जब आप बोलते हो तो सारी दुनिया सुनती है। आपको जियोपॉलिटिक्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज की होती है उसके बियॉन्ड है। आप लोगों की इंटेंशन भी समझते हो, आप कंट्रीज की इंटेंशन समझते हो। ईरान, इजराइल, यूएसए, हिपोक्रेट कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, ओवरऑल लेवल पे क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर 3 होगा? ठीक है, 3 प्रश्न है जी। पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर ना समझना चाह रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है, इसके आगे तो सबको दिख रहा है। हिपोक्रेसी जो लोग नहीं जानते, दोगलापन कहा जा सकता है इसे, कि आप हैं कुछ, दिख कुछ और रहे हैं, चाहते कुछ और हैं। दैट इज हिपोक्रेट्स। अमेरिका इस समय सर सबसे बड़ा हिपोक्रेट बन के बैठा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप का 2 वीक का मतलब क्या होता है। पहले ये कहना कि तेहरान के ऊपर हम उड़ रहे हैं, तेहरान खाली करो, और अभी अचानक ये कह देना कि मैं 2 हफ्ते में डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। ये ऐसा हुआ कि तू चल मैं आई और कह के आप पीछे से गायब हो गए। ठीक है, तो इजराइल को अमेरिका ने जो सिला दिया, मोदी जी बहुत ठंड पा रहे होंगे इस बात से कि मैं ही अकेला नहीं था जिसके साथ उसने ऐसा किया। तो ये तो हो गया अमेरिका हिपोक्रेट। चल क्या रहा है तो सर, केवल और केवल बाजार तलाशने की, अपन चूंकि UPSC स्टूडेंट्स को कैटर करते आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग हमें सुनते भी हैं। एक चीज बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए, तो जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, तब हम समझते हैं ना साम्राज्यवाद कैसे आया था। साम्राज्यवाद आया था कि इनका औद्योगिकीकरण हो गया था, उद्योग धंधे बढ़िया से बना लिए थे, बना लिए तो अब इनको माल सप्लाई करना था। माल सप्लाई के लिए बाजार चाहिए था। बाजार कच्चा माल हमसे ही लेकर खुद के उद्योगों में, खुद की इंडस्ट्रीज में बना के हमारे बाजारों में बेचना इन लोगों ने पहले से ही सीखा हुआ था। करेक्ट। अब जब जब इन्हें लगता है कि मेरा बाजार खत्म हो रहा है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात समझिए, हम जब आधुनिक भारत के इतिहास में होते हैं और उद्योग भारत पढ़ते हैं कि उद्योग धंधे कैसे विकसित हुए, तब हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि हमारे देश से कपास जाता था, कपड़ा बन के आता था। आज कपड़ा कहाँ बन रहा है? बांग्लादेश में, भारत में, वियतनाम में, फिलीपींस में। यानी उस समय जो बहुत बड़ी USP होती थी वो तो आजकल हम लोगों ने सीख ली। करेक्ट। तो ये लोग आजकल कपड़ा नहीं बेच रहे, फिनिश्ड गुड्स में इन्होंने कपड़ा बेचना बंद कर दिया। तो फिर ये लोग क्या बेच रहे हैं? अब इनके लिए सबसे बड़ा जो पेबल प्रोडक्ट है ना, वो है सर्विसेज में टेक्नोलॉजी, और नंबर दूसरे पर है डिफेंस इक्विपमेंट। ये 2 इनके हाईली पेड प्रोडक्ट्स हैं। इनके लिए जरूरी है बाजार का होना। टेक्नोलॉजी तब चाहिए होगी लोगों को जब उनके पास पैसा होगा। सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो भारत जैसा बाजार इनको बहुत सूट करता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर डिफेंस इक्विपमेंट तब चाहिए होंगे जब पैसा भी होगा और आपका ईगो भी होगा। राइट। डिफेंस विदाउट ईगो सर्वाइव ही नहीं करता। तो पहले आपके अंदर यह भाव पैदा किया जाए कि तुम शिया हो, तुम्हारी एक अपनी आइडेंटिटी है। मतलब ये बड़ी आयरनिकल बात है कि कभी मुसलमान इतिहास में इस बात को लेकर नहीं लड़े थे। ये अमेरिका जनित कारक है कि शिया सुन्नी एक दूसरे को अलग समझने लगे। उनको ये रियलाइज कराया गया कि तुम्हारे बिलीफ्स अलग अलग हैं और तुम इस बात पर भी लड़ सकते हो।
मुसलमानों को लड़ाने की कला भी अमेरिका ने डेवलप की। अमेरिका का जैसे ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि रिलायंस की दुकान है, रिलायंस फ्रेश आपकी गली में भी आके खुल गया, ऐसे अमेरिका बैठा अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में है, उसने अपना आउटलेट मेडिटेरेनियन सी में इजराइल नाम से खोल दिया। आजकल सब लोग खोलने लगे हैं ऐसे, चाइना ने नॉर्थ कोरिया खोल दिया, सबने अपने अपने आउटलेट्स खोल दिए हैं। अच्छा, तो ये जो आउटलेट्स हैं जो रोग नेशन बन करके किसी को भी धमकाते हैं, हाँ, इजराइल इस मामले में खुद भी अपनी दुकान चलाने लगा। ओके, यार देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे लिए मैं काम करता जरूर था, तुम्हारा झंडा मिडिल ईस्ट में बुलंद रखता था, किसी को भी धमकाना होता था मैं तुम्हारा फेस बन के खड़ा हो जाता था। इजराइल को लेकिन ये लगने लगा कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर इतना लड़ लिया कि अब तुम तो सेफ हेवन में बैठे हो, क्योंकि अमेरिका को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इट इज लाइक ए आइलैंड कंट्री, बिग आइलैंड, और उसका तो ड्रीम भी है ये ग्रीनलैंड तक ले लो, कनाडा बना लो, नीचे पनामा ले लो, सब तरह से आइलैंड बना लो, क्योंकि ये थॉट है। ब्रिटेन भी इसी कारण सर्वाइव कर रहा है। ये जो आइलैंड नेचर है इनके अंदर, तो इजराइल को ना ये फील होने लगा कि आप लोगों के बहकावे में मैं संघर्ष तो बहुत कर लिया। इसके लिए ना धमाल मूवी का एक सीन बहुत मतलब काम का है सर, अगर आप वो देखते ना, हर बार मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे, उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy and I will take care of the rest. इजराइल ने यही देखा कि लड़ना जब होता है ये लोग मुझे आगे खड़ा कर देते हैं कि लड़ लो। अब मैं इतना लड़ लिया कि दुश्मन मैं बन गया और तुम बीच में आकर के व्यापार करने लग गए। ट्रंप जब व्यापारी बनकर आए तो इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी पिछले जब अपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये वहां से आए, लगभग $1.5 ट्रिलियन का मिडिल ईस्ट से धंधा उठाकर निकल गए, लगभग $1.5 ट्रिलियन का। MBS के साथ वो पूरा MBS के साथ, कतर के साथ, सबके साथ पैसा समेटे और समेट के चल दिए। हाँ। आप पैसा निकाल लेगा और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, और मुझे बुरा बना दिया अलग ये कह करके कि ईरान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है। ईरान वाले इतने प्रवोक हो गए कि इजराइल दुश्मन है। अच्छा, झगड़ा करके आप तो निकल लिए पैसा लेके और मुझे छोड़ गए यहाँ पे। तो आपको लगता है कि जो अक्टूबर 7 वाला अटैक था जो इजराइल पे हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है, मतलब कॉन्स्पिरेसी है पूरी की पूरी। हाँ। और ये इसका परपेट्रेटर अल्टीमेटली अमेरिका है आपके हिसाब से? सर अपन लोग बच्चों को एक चीज पढ़ाते हैं जी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में अपन जिक्र करते हैं और उसमें कहते हैं कि जर्मनी के अंदर रह रहे यहूदियों को और यूरोप के अंदर जहां कहीं भी बसे हुए जूस थे उनको ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ही ये मैसेज भेज दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग कंट्री की कल्पना करता हूं। यहूदियों को एक स्वतंत्र देश चाहिए था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज के समय पे खालिस्तान के केस में मतलब पंजाबियों को, ये सिखों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी अलग देश क्यों नहीं है। हाँ। ये दोबारा वो मॉडल है जो पाकिस्तान कॉपी करने का, मतलब फूहड़ कॉपी कर रहा है उसकी, एक तरह से ये समझिए। किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में जो एजेंडा होता है वो यूज करते हैं। यही होता है कि अब ये इस तरह से मोटिवेट करो इन्हें। उस समय पर ब्रिटिशर्स तो वेरी मच नॉन फॉर डिवाइड एंड रूल। करेक्ट। तो उन्होंने यहूदियों को जब ये समझाया कि तुम्हें एक देश मिलेगा, ये उस समय से ही फिलिस्तीन को अपना देश समझने लगे थे। और देखो सर, विनर्स ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो इसमें गलती यहूदियों की भी नहीं थी। मतलब अगर आप ये कहें कि जूस गलत थे क्या, नहीं भाई, तुमने फेट डिसाइड किया था ना। ऑटोमन्स हारे, तुम्हारी कोई टेरिटरी निकल कर आई, ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन्स को हरा करके फिलिस्तीन को अपनी ऑक्यूपाइड कॉलोनी बनाया, ब्रिटेन ने उसे अपने कब्जे में लिया और कहा कि अब यहां पर आकर यहूदी बसेंगे। यही तो सब था। तो यहूदियों को तो आपने डिक्टेट किया कि यहां जाकर रहो, वो आकर रहने लगे। अब हम कहते हैं कि इस सब के पीछे क्या अमेरिकी हैं? मैं और पीछे जाके कहता हूं नहीं, इन सब के पीछे ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि असल में अमेरिका तो ओरिजिनल अमेरिकन का है ही नहीं ना, वो तो सारे माइग्रेंट्स हैं। तो मूलतः वो लोग ब्रिटिश मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की थी ऐसे। वो लोग यहीं से निकल करके बसने चले गए अमेरिका, यहीं से चले गए ऑस्ट्रेलिया, यहीं से कनाडा, सब जगह वही लोग गए। और आज की स्थिति के कहीं ना कहीं पीछे उस दिन डले हुए बीज हैं
जो आपको मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का कारण बनते हुए दिखते हैं। मेरा ये थॉट है सर। तो इजराइल और ईरान के बीच में एक जेन्युइन दुश्मनी भी तो है, तो उस जेन्युइन दुश्मनी का क्या कारण है? और क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये लड़ रहे हैं, चाहे जो भी उसके पीछे हो, चाहे जिसकी भी मार्केट बेनिफिट करती हो, न्यूक्लियर वॉर होने की पॉसिबिलिटी है? मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये होगा, कोई ना कोई एटलीस्ट एक आध न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक कोई ना कोई डिप्लॉय कर ही देगा। मैं इस पर थोड़ा डिफर करता हूँ जी। पहले न्यूक्लियर का आंसर देता हूँ, फिर क्योंकि आपने पहले वाले प्रश्न में वर्ल्ड वॉर भी डाला था, तो मैं दोनों को मिक्स करता हूँ। पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आंसर है कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है कि वर्ल्ड ने लिटिल मैन और फैट बॉय नाम से जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब देखे थे, वो आज किसी भी देश के पास उपलब्ध जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, Correct. उनसे वो बहुत छोटे थे। yes. उनमें इतना कम न्यूक्लियर या फिजाइल मटेरियल था, उन्होंने 2 शहरों को मिटा दिया था। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज का जो छोटे से छोटा बॉम्ब है, हजारों की संख्या में रशिया लेके बैठा है, हजारों की संख्या में यूएस लेके बैठा है, जो भी लोग लेके बैठे हैं, उनमें से एक भी बॉम्ब अगर चलता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पूछेगा। मैं क्या सेंस से डिराइव कर रहा हूं? लेट्स से इजराइल ईरान पर बॉम्ब चलाता है, वो ईरान की बॉर्डर पूछ के थोड़ी रुक जाएगा रेडियो एक्टिविटी। नेचुरली वो निकलेगा तो फारस की खाड़ी भी आएगा, तो वो यूएई भी आएगा, वो कतर भी, बहरेन भी। रेडिएशंस तो बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित समझ गया मैं। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आप कह रहे हैं ना? हाँ। मेरे को एक चीज पे बहुत शक है। मुझे ये इंसानों की बेवकूफ़ी और गुस्से पे डर लगता है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन लोगों को मंजूर है। कोई हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इसलिए है तो लड़ेंगे नहीं लोग? कभी डाइवोर्स के कोर्ट को सिर्फ देखिए जाके, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन चाहिए लोगों को। चाहिए। आप रोड रेज में उनका बर्ताव देखिए, आप मेरे को बताइए कि वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन काबुल है? और लोग इतने फिकल माइंडेड, इतने पागल और इतने बेवकूफ हैं कि एक ना एक दिन म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एग्री हो जाए, चलो ठीक है तुम करो हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है, सच बता रहा हूँ, मेरे मन की जो सेंटिमेंट है, अल्टीमेटली जो बटन दबाने वाले लोग हैं, हैं तो इंसान ही। हाँ बिल्कुल है। उन्हीं प्रेशर में, उन्हीं गुस्सों में कोई ना कोई एक ना एक दिन बटन दबाएगा। ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं, ये बिल्कुल वैसा है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन किसी एक पागल के हाथ में नहीं होता। मतलब मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंस इसलिए है, हम कहते जरूर हैं कि भारत के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम का सारा बटन पीएम अपने साथ लेके घूमते हैं, नहीं, मल्टीपल लेवल से उसे एग्री होना पड़ता है। मतलब वो डिफेंस की जो कमेटी है जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि ऐसे समय पर आपको थॉट देनी है, वो लोग उस दिन पीएम को समझाते हैं कि सर ये नोटबंदी नहीं है कि मैं खड़ा हुआ और कह दिया कि मैंने कर दिया। उस समय भी शायद आपने एडवाइजेस ली हो, ये तो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सर न्यूक्लियर की या फिर साइंस की जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिसमें देश के सबसे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट को लेकर बनाया जाता है। सच में इतना भरोसा है उन पे? सर मुझे ना पढ़े लिखे लोगों पे बहुत भरोसा है। नहीं सारे ही पढ़े लिखे हैं, और तो और अभी आधे पढ़े और पूरे पढ़े होने में अंतर है सर। हाँ बट ये अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ नहीं है, अधपढ़ हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी इंसान कम्प्लीटली रैशनल नहीं होता है, और देयर आर प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग पेपर लिखे गए हैं इस चीज पे, जो चाहते हैं, प्रोपगेट करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया था। न्यूक्लियर कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बुला ली थी। जब एकदम से बंद करा गया, हुआ यही है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस थी कि अब ये गिराएंगे न्यूक्लियर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जरूरी थोड़ी है कि शहर पे गिराना। एक आध अरेबियन सी में आप डेटोनेट कर दो, सारी दुनिया चुप हो जाएगी। बट यस, इट कैन एस्केलेट, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल टर्न आउट टू बी ग्लोबल वॉर ओनली। एक आध न्यूक डेटोनेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हो सकता। तो इन्होंने अपनी न्यूक्लियर कमेटी बुला ली थी। अमेरिका एकदम से आके स्टेप इन करके रोकता है। सपोज करिए आपका पड़ोसी है और आपके पड़ोसी के साथ आपकी जानी दुश्मन कुछ है, बैड ब्लड, उसके पास एक बंदूक है, वैसी बंदूक है, जस्ट बिकॉज ही हैज इट, व्हाट इज द गारंटी कि एक ना एक दिन गन फाइट नहीं होगी? ठीक बात है। अब इसको ऐसे समझते हैं, भारत पाकिस्तान का ही मसला लेते हैं, फिर इजराइल और ईरान पे चलेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के केस में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था। रिपरकर्शंस दोनों को एक दूसरे के पता थे कि क्या हो सकते हैं। आप और हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि न्यूक्लियर बम चलाने के लिए इंस्टिंक्ट ही काफी है कि चल करके देखते हैं, होगा जो देखा जाएगा, चल अब तो चला ही दो, क्योंकि ये इतना हद तक आ गया है कि बम चलाना है। एक इंटरेस्टिंग चीज होता, मैं इसमें लास्ट ऐड कर रहा हूं।
और ये वो थ्योरी है जिसके बाद में शायद हमारी ऑडियंस भी इस बात से एग्री करे और वो कमेंट्स में इस बात को बोल पाएगी। सर लेट्स से पाकिस्तान के द्वारा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया पर चलाया जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है वो, हर चला देता है, ठीक है, ओके। उसका असर, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में एक बात जो थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत जानी है, आप भी मुझे ऐड करिएगा, ये बॉम्ब फटता तो बॉम्ब की तरह ही है जैसे और बॉम्ब फटते हैं, मतलब करेक्ट, हीट भी इसका टीएनटी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है और ज्यादा होता है, कई मल्टीपल टाइम्स में फोल्ड्स में भी ज्यादा होता है, लेकिन जो रेडिएशंस हैं वो लेटर ऑन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हजारों साल तक रहती हैं। तो अगर मैं कहूं कि किसी पर मास ऑफ ऑल बॉम्ब डाल दिया गया, वो क्या है ना, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, हाँ, उस तरह का बॉम्ब, ऐसा ही न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक बॉम्ब है जिसको डाला गया, उसने बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की, आसपास की बिल्डिंगें गला दी एंड ऑल सब हुआ, रेडिएशंस असर डालेंगे। इस बीच में हमारी देश की सरकार ने भी एक रिएक्शन किया, रिएक्शन था कि चला दो, हम भी चलाते हैं। लेकिन ये तो सत्य है ना सर कि भारत वर्सेस पाकिस्तान में भारत का कुछ अंश तुलनात्मक रूप से शायद बचा रह जाए, ये बिल्कुल जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, वो पनवाड़ी वाली बातें हैं, तो हम उस बात में इसको ऐड कर देते हैं कि कुछ अंश भारत का तो फिर भी बचा रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो नक्शे से ही मिट जाएगा। तो चलाने वाले जो लोग हैं उस साइड से, वो ये भी तो जानते ही होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इनके यहां से कोई तो बचेगा। आपको पता है मैंने ये इनके मुंह से सुनी है बात कि हमें तो मौत का इतना शौक है जितने तुम्हारे को शराब का नहीं है। आई हैव हर्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम देयर मीडिया। कारण है ना सर, वो उनको 72 उम्रों का ख्वाब दिखाया जाता है। हाँ मतलब व्हाटएवर, आई मीन द पॉइंट इज दे आर विलिंग टू डाई एंड देयर से तुम मिटा दोगे तो हम भी तुम्हारे को लेके चलेंगे, आज वो चलते हैं। सर ये तो वाली बात हो गई। मेरे कहने का मतलब कि एट एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमंस कम टू दिस, दे आर लायबल टू कम टू इट, और इसीलिए कमेटी रखी जाती है सर। एग्जैक्ट, मतलब हमारी इतनी भी एडवाइजरीज हैं वो सब इसी दिन के लिए होती हैं, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट पर अगर निर्णय हो रहे होते तो वर्ल्ड कब का खत्म हो चुका होता। बम की हिस्ट्री को बने हुए 80 साल हो गए सर। मुझे तो लगता है कमाल है कि नहीं हुआ अभी तक, और सर नहीं होगा आगे भी। अच्छा नहीं, एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो मुझे मतलब इस बम की पीछे की साइकोलॉजी को समझाती है और मैं बहुत बार उसे यूज करता हूँ। एक पंक्ति है सर कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। हाँ। मैं इस लाइन को अक्सर यूज करता हूं उन देशों के प्रति जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो किसी को माफ कर रहे हैं, जस्ट लाइक इंडिया। हम पाकिस्तान का बहुत बुरा कर सकते हैं, हम चाइना का बहुत बुरा कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे चाइना के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। भाई सी, भारत के रेफरेंस में जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऐसे चाइना के रेफरेंस में भारत के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। हम भी उनको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी घटना को बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करते हैं, भाई हम 1962 के बाद एक बड़ा हिस्सा चाइना को दे के बैठे हैं, हम उसको लेने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी क्यों नहीं देते? हम जिस तरह पीओके के लिए धमकी की बात करते हैं या पाकिस्तान हमसे कहता है हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, रखते हुए भी हम कहां पर सेटल हैं? हम सेटल हैं कि तुम हम पर अब और ज्यादती नहीं करोगे। पाकिस्तान इस बात से खुश है कि भले ही हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, दुनिया उसे कटोरे की स्थिति कहती हो, लेकिन तुम हम पर अब नाजायज तरीके से हमला नहीं करोगे। डिफेंस बना लिया उन्होंने। यानी कि हमारे जब पीएम जब परीक्षण जब हुए, हमने क्या कहा था कि हमारी डिटरेंस पॉलिसी है कि तुम हम पर अब हमला नहीं कर पाओगे, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। और हमने अपनी सुरक्षा में इसको बना लिया है, तुम हमको अंडर एस्टिमेट मत करो। और सर मैं तो ये चीज कई बार लोगों को बोलता भी हूं और आप अपने डिस्कशंस में भी आनी चाहिए। विचार करिए कि उस समय हमने कितना जबरदस्त तरीके से सीक्रेसी मेंटेन की होगी कि हम 1998 और 9 में जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अमेरिका और इजराइल तो तब भी थे। ये लोग हमारे खिलाफ अगर उस समय ये थॉट प्रोसेस अपना लेते जैसे आज ये ईरान के खिलाफ अपना के बैठे हैं, तो सर कितने बुरे हालात होते। सच बिल्कुल है। और उस वक्त बिल्कुल एंटी इंडिया सेंटिमेंट था इन देशों का। ऐसे में सर अगर ये जानने में भी कामयाब हो जाते कि इंडिया न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो मैं जब से ये ईरान वॉर देख रहा हूं ना, मेरा तो रेस्पेक्ट बढ़ गया उस समय के लोगों के प्रति। सही बात कि यार आप लोगों ने तो लेवल ऑफ सीक्रेसी मेंटेन की थी, और वो भी उस टाइम पे जब पाकिस्तान पूरे टाइम सर पर बैठा हुआ है, हर दूसरा आदमी पता ही नहीं चल रहा है कौन आईएसआई है। अमेरिका हर तरह से भारत के अंदर कहीं भी पेनिट्रेट कर रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल लगभग 91 के बाद सुधरने में 7 साल में क्या ही सुधरा था। पर देखिए नतीजा क्या हुआ उससे, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने करा जो करना था, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को करना पड़ा जो करना था, क्योंकि वो तो वैसे भी इनसिक्योर हैं, उनको लगता है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही इंडिया से है हमें। क्या आप किसी को भी रोक पाए? ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। इज इट पॉसिबल कि आप ईरान जैसे देश को या किसी भी देश को जो ठान के बैठा है कि मैं तो बनाऊंगा, क्या आप सच में रोक सकते हो? बम गिरा के उसको रोक सकते हैं सर। अच्छा,
मैं इसको ऐसे मानता हूँ क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब अपन अब फिल्मों के माध्यम से फिल्मांकन देखते हैं, अपन तो उस समय के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में बड़ा डेलिकेट प्रोसेस है। मतलब बम का टेस्टिंग इटसेल्फ एक बड़ा प्रोसेस है। यस, और इसमें वाकई में कुछ ही की पर्सन्स के हाथ में जानकारी होती है। सही बात है। हर व्यक्ति के पास में गाजर मूली नहीं है, ये बात नहीं, सही बात है। ऐसे में इजराइल ने जितने भी इनके टॉप साइंटिस्ट्स को गिन गिन के खत्म किया है। अब्दुल कलाम टाइप के लोग थे सर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब टाइप के लोग थे वो, उनके देश के लिए। सही बात है। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आप जब उन्हें गिन गिन के मार रहे हो, आप रियल में उन्हें बहुत डिसएडवांटेज दे रहे हो। सर सीआईए की रिपोर्ट है, तुलसी गैबार्ड का मानना है, मार्च में उसकी रिपोर्ट है कि ईरान अब कई साल पीछे चला गया है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। ये तो इजराइल है जो अभी भी कह रहा है कि नहीं, उसने तो फिजाइल मटेरियल बना लिया है, 9 बम के बराबर माल रखा है उसके पास। लेकिन इंटेलिजेंस मान रही है कि बॉम्ब बनने की स्थिति नहीं है अब उनके पास। तो दो बातें बहुत अलग हैं। देखिए, अपने विद्यार्थी जिनसे अपने जो लिसनर्स हैं वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो शायद इस बात को समझें कि न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में माल एक ही जैसा यूज में आता है। रिएक्टर के अंदर भी एनरिच्ड यूरेनियम 92-235, और यही न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज आता है। तो ज्यादा एनरिच होता है, दोनों एनरिचमेंट मतलब वही है, कंसंट्रेशन का फर्क है। करेक्ट। रिएक्टर्स तो ईरान के अंदर 94 से बन रहे हैं। ईरान का जो सबसे पुराना बशहर करके जो इनका रिएक्टर है वो 2011 से ऑपरेशनल है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, इनके पास है। एनरिच्ड यूरेनियम को बम में बदलना, अब आप कहेंगे कि ईरान के पास है तो ये तो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे तो बांग्लादेश के पास भी है। हम ही ने बनवाया है ना, रशिया के साथ मिलके हमने उसके यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जिनके पास है, एनरिच्ड यूरेनियम भी है उनके पास, ऐसे में वो न्यूक्लियर बम बना लें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब मेरी किचन में तो वो सारा सामान है जो हर शेफ की किचन में होता है, फिर शेफ इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेता है, क्योंकि कला शेफ के हाथ में है। तो वो विज्ञान जो है ना, मुझे ऐसा लगता है उसका सही प्रयोग करने में ईरान बहुत पीछे चला गया है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखो, मैं मतलब स्पेक्टेटर हूं, ऑब्जर्वर भी नहीं कह सकता अपने आप को। लेट अस होप कि ऐसा ही हो सच में। बट अगर खैर मुझे लगता है कि थ्योरी और देता हूं मैं इस बात के ऊपर ना, मतलब इस होप को और मजबूत करने के लिए। Sure. मैं अभी जब अपने सेशंस में हूं इन दिनों, तो मैंने एक बात पर और जोर दिया है, और वो आप भी शायद एडमिट करें। इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था, यही चीज बोल के, तब यही बोल के किया था कि इसके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है। कुछ भी नहीं निकले। नहीं। अब यही बात बोल करके इस पर हमला हो रहा है। अच्छा, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, इसको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो आंसर इसका बड़ा सिंपल है कि अपने एलाइज को कैसे खुश रखा जाए, जिन्होंने अभी $1 ट्रिलियन टिकाए थे। कतर को, सऊदी को खुश कैसे किया जाए कि तुम्हारा पैसा सही जगह है। भाई, आज मान लो आपने बढ़िया एक डाबरमैन खरीदा, आपके घर में कोई घुस रहा था, उसने ढंग से भौंका नहीं, तो क्या आप उसके लिए मतलब खुश होंगे? इन्होंने पैसे वाले जो शेख हैं, इन्होंने ट्रंप को रिश्वत दी कि सुनो चला के आओ, जो हुजूर वो निकल पड़े गोला चलाने, चलवा दिए। इजराइल से कहे कि सुनो चला देना, तैयार तो खुद भी हो गया था कि मैं भी चला दूं। डर कहां गया? डर इस बात पर गया कि वो मेरी अपनी फैसिलिटीज जो अमेरिका की हैं गल्फ के अंदर, ईरान उन्हें टारगेट कर देगा जो ज्यादा नजदीक है इजराइल से, और फिर वो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन जीते थे तो ये कह के जीते थे कि मेरे काल में युद्ध नहीं होगा। अभी भी जो वो पलटे हुए हैं, वो कारण क्या है? अब तक तो वो युद्ध में बहुत पहले आ गए होते। अमेरिका तो दुनिया में युद्ध का जनक माना जाता है। आया क्यों नहीं? क्योंकि वो फिलॉसफी दे चुका था कि युद्ध के बिना भी जिया जा सकता है, युद्ध के बिना जिया जा सकता है, मिस्टर पीस कीपर बना जा सकता है, नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया जा सकता है। अब मेरी इमेज वो होनी चाहिए। आप मुझसे युद्ध करवा रहे हो, माल भी तो बेचना है ना, और माल बेचना है, तो दोनों का वो बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है। व्यापारी आदमी है जी, कुल मिला के नेगोशिएशन उसके नेक्स्ट लेवल है। यस, ही इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में? फ्यूचर सर इसका अब तो दिखने लगा है, 2-5 दिन में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब रुक जाएगा, रुकेगा। मोस्ट पॉसिबल है कि ईरान ने बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रिटेलिएशन दिया है सर, बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिटेलिएशन इन टर्म्स ऑफ इजराइल। लेकिन इजराइल ने इजराइल सर बहुत आगे की सोच के चलता है। मतलब टेक्नोलॉजी में जो लोग हमारे लिसनर्स हैं वो ये इस बात को जानते होंगे कि जूस जो है ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर आज से नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले, आइंस्टाइन जूस था। हाँ।
है ना। तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट कॉम मानी गई है। इन्होंने साइंस को मतलब भोजन के रूप में लिया। इवन जिसने ये बॉम्ब बनाया था ओमर हायन, वो जो था, है ना। तो ये लोग बहुत टैलेंटेड साइंटिफिक लोग हैं। इन्हें इस बात का भी कैलकुलेशन था कि ट्रंप पलटेगा। मतलब इनकी कैलकुलेशन में आप ये गलती नहीं कह सकते कि जो अब हो रहा है ये इन्हें नहीं पता था। ये तो थोड़े दिन से युद्ध के बिना अभ्यासहीन हो गए। जैसे आप बढ़िया जिम जाते हैं, आप थोड़े दिन जिम ना जाएं तो आपकी हाथ कहने लगते हैं कुछ तो चला ले यार। तो इजराइल बिल्कुल वैसा हो गया। मैं इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, उससे आप इसको रिलेट करें और फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अभी परसों इनके स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। इंटरेस्टिंग था कि आपकी बिल्डिंग टूट रही है, जस्ट लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे इनके यहाँ पे तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज है जिसको टेस बोलते हैं। उस पर हमला होता है, 52 वीक का हाई पहुंच जाता है इजराइल का स्टॉक बाजार। 52 वीक हाई, आप बम गिरा रहे हो, वो 52 वीक हाई पे ले जा रहे हैं। लोगों में सनक है, राष्ट्रभक्ति अगर सीखनी है तो नेक्स्ट लेवल है। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारा राइवल धरती पर ही एग्जिस्ट ना करे। अपन ने मोसाद की जितनी भी कहानियां सुनी है वो क्या है, कहीं भी छुप के बैठ जाए इनका दुश्मन, कितने भी दूर जाके बैठ जाए, वहां जाके मार के आएंगे। अब सोचिए ना सर, ये लोग ईरान में घुस करके सेना के कमांडर्स जो एक दिन पहले कह रहे हैं कि हम इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगले दिन उसको तोड़ दे रहे हैं। वो जो मीटिंग कर रहे थे, हाँ, जिसमें ये डिसाइड सोच नहीं, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मोसाद किस हद तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। आधे से ज्यादा मोसाद के एजेंट थे उसमें। अब बताइए, देयर इज नो एस्केपिंग देम। खतरनाक लेवल की डेटरेंस। अरे सर, एक बहुत बढ़िया मीम चल रहा था उस समय पे। मीम ये था कि मोसाद की बिल्डिंग पर हमला हुआ, कोई इंजर नहीं हुआ क्योंकि सब ईरान में थे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले इन्होंने जो पेजर अटैक करा है वो तो सर मतलब दुनिया को इन्होंने सरप्राइज ही कर दिया, हद्दी कर दी। किस लेवल पर ये करते हैं सर। मतलब उसकी स्टोरी मैंने सुनी थी, आपने भी उसको फॉलो किया होगा। बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले कहानी चालू करी इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ये रियलाइज करा कि हिजबुल्ला और हमास को कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए पेजर चाहिए। इन्होंने ही एक कंपनी बनाई, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कंपनी बनाई और खुद ही जाके उनको बोलते हैं अंडरकवर कि मोसाद से अगर बचना है तो देयर इज द ओनली वन वे टू डू इट, दीस पेजर कैन नॉट बी इनक्रिप्टेड बाय मोसाद, मोसाद इज सेलिंग द पेजर्स। और पिछले 10 साल से एवरीथिंग दे आर लिसनिंग टू इट। वो जो पेजर्स इनको दिए गए थे उनकी बीच बीच में सर्विसिंग भी होती थी, उनके बीच में एक्सप्लोजिव्स उसके अंदर डाले गए थे, किसी को समझ नहीं आया कैसे। एंड दे वर वेटिंग, दे ऑलवेज हैड द कंट्रोल। एक बटन दबाने की देर थी और जब लगा कि अब चलो आ जाए, टुडे इज द डे, साइमल्टेनियस अटैक्स। कैन यू इमेजिन? ये तो नेक्स्ट लेवल। मतलब इजराइल की तो मतलब मैं बहुत सी चीज़ों पर ये मानता हूँ कि उन्होंने साइंस को जिया है अलग लेवल पे। और मैं तो भारत में जितने भी लोग हैं उनसे बस ये मानता हूँ कि भारत में, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना उसका नाम है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, उसके पीछे रीज़न है कि हम इंडियंस ना कुछ सीखें ना सीखें, ये लेवल नेक्स्ट लेवल देशभक्ति सीख लें। अभी देशभक्ति हमारे कमेंट बॉक्स तक रह जाती है, सोशल मीडिया रील्स पर रह जाती है। वो लोग दमखम लगाते हैं सर, और नेक्स्ट लेवल मतलब वो ये बात से परवाह ही नहीं करते। उनकी देशभक्ति इसमें भी है कि स्टॉक बाजार उठाना है, उनकी देशभक्ति इसमें भी है कि इजराइल पर खतरा है, चलो अपने देश चल के युद्ध लड़ेंगे। आप सोचो सर, पिछली बार जब गाजा पर हमला हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में यहूदी लौट लौट करके आए थे, युद्ध लड़ना है। और एक हमारे इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, ट्रंप हमारे खिलाफ कुछ भी कर रहा है, टॉप सीईओज ऑफ यूएस सिलिकॉन वैली हमारे इंडिया के निकले हुए नेटिव इंडियंस हैं, है ना, जो मतलब ओरिजिनल यहीं से निकल गए, नस्लें गई, कोई परवाह नहीं है। देश के अंदर ना ये थॉट प्रोसेस आने की तो जरूरत है सर। आपका चाइना पे क्या विचार है? चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना हमसे बहुत आगे चल रहा है, कम से कम 50 साल आगे है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में। उसके पास फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास है ही नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं, हमेशा हिस्ट्री में पैटर्न देखे गए हैं, जब भी इस टाइप का कुछ होता है, कुछ लड़ाई, कुछ झटपट, कुछ बैटल होती है, वर्ल्ड ऑर्डर रीशफल होता है। कोई जो 3 पे है वो 2 पे चला जाएगा, जो 5 पे है हो सकता है थोड़ा आगे चले जाए, जो 3 पर है वो 1 पे चला जाए, डिपेंड्स व्हाट हैपेंस एंड हु कम्स ऑन टॉप, इट डिपेंड्स। अगला वर्ल्ड ऑर्डर क्या दिखता है आपको? और यही लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि सूनर और लेटर इंडिया और चाइना का फेस ऑफ होगा ही होगा। आपको कैसे दिखता है वो? चाइना इतना स्मार्ट कंट्री है सर, वो जब तक नंबर 1 पर नहीं पहुंचेगा ना वो युद्ध ही नहीं करेगा।
ये तो ताइवान वाले इंसिडेंट को देख के समझ सकते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है ताइवान को रातों रात खत्म करने की। मतलब आप और हम खूब जियोपॉलिटिक्स को देखते आए हैं, हम समझते हैं कि एक रात पर्याप्त है ताइवान पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। नहीं किया कि पीछे का रीजन केवल इतना है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ये मानता है कि एक बार दिशा हटी, हम प्रोग्रेस का पथ छोड़ देंगे और फोकस में आ जाएगी सेना। अभी एक्सपोर्ट फोकस में है, अभी टेक्नोलॉजी फोकस में है, अभी ट्रेड फोकस में है, दुनिया पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोकस में है। वो सब चीजें बाईपास हो जाएंगी और पहुंच जाएंगे हम सीधा उठ करके वॉर टाइम में। वो अवॉइड करना प्रेफर करता है और उसने ट्रेड टैक्टिक्स को दुनिया पर एस्टेब्लिश होने के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। नंबर एक, जो अभी हुआ भी यूएस के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशंस थे इनके, ये इस बात को दर्शाते हैं कि ये सीख गए बार्गेनिंग कैसे करते हैं और उन्होंने किया है। अमेरिका को ये लोग तोड़ दिए हैं, इलॉन मस्क को उससे दूर करवा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तो यही मानता हूं कि चाइना ने ही इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में जो रिफ्ट पैदा की थी वो चाइना था। कैसे? सर, मस्क का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना आफ्टर यूएस वो चाइना है, ईवी टेस्ला। हाँ, और इनके यहां से जो कंपनी निकल कर आ रही है BYD, जो आजकल इंडिया में भी दिखने लगी है, सर वो नथिंग लाइक एनीथिंग, मतलब हद ही कर दिया उन्होंने। उस तरह से तेजी से वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। आप रील देखना उनकी एक कार जो तैर रही है प्रॉपर। हाँ, देखिए मैंने एक कार है जो उड़ती भी है थोड़ा थोड़ा, हाँ। देयर इज अ होल, हाँ, मतलब हाँ। बड़ा गड्ढा है, हाँ। तो ऑलमोस्ट ग्लाइड करके ऊपर से निकल जाती है वो। तो मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। हाँ। तो टेक्नोलॉजी में मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था कि असली कलेश बेचते क्या हैं ये लोग? टेक्नोलॉजी और डिफेंस। डिफेंस, हाँ। चाइना टेक्नोलॉजी में इनको स्पेस में लगभग काउंटर कर चुका है। करेक्ट। फाइटर जेट्स में 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ वो प्रोटोटाइप ले आया, ये 5th में फेल मार रहे हैं अभी। इनका F-35 मतलब है नहीं है, खुद ही इनके यहाँ पे बहस चलती रहती है। इलॉन मस्क खुद ही उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। स्पेस स्टेशन बनाने में जहां 5 बड़े पावरफुल देश मिलकर ISS बनाए थे, ये अपना बना लिए चाइना वाले। तो आप अगर देखें, अच्छा जो अपन आइटर के बारे में बोलते हैं, हाइड्रोजन का जो रिएक्टर बनाया गया था, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद का मिलकर बनाया, इन्होंने खुद का बना लिया। मतलब एक तरफ यूरोप और अमेरिका एक साथ और एक तरफ चाइना अकेला चले जा रहा है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी और डिफेंस, जो लगता था कि अमेरिका को उसकी बपौती है, वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता था कि ये हमारे पास ही है, उसको चाइना खुद के दम पर कर ले गया, जो सोवियत रूस भी कर चुका था कभी एक पॉइंट। लेकिन सोवियत रूस को इन्होंने ढंग से पढ़ा। इन्होंने ये पढ़ा कि सोवियत रूस बर्बाद क्यों हुआ, क्योंकि वो कोल्ड वॉर में उलझा था। युद्ध में उलझने से आप अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं कि आपको जाना कहां है। तो चाइना है ना, फिलहाल युद्ध में नहीं उलझना चाह रहा किसी भी तरह से। आप देखिए, एक तरफ अभी आपने कहा कि इंडिया से कई गुना आगे है चाइना, इंडिया से भी वो स्टैंड ऑफ कर लेता है और इंडिया से ही शांति बिठा लेता है कि चलो आओ, मामला सेटल। क्या इस टाइप की विजन इंडिया में भी दिखती है आपको? इंडिया का आपने अगर बार बार स्टैंड देखा हो, रशिया यूक्रेन में देखा हो, अभी इजराइल पैलेस्टाइन में देखा हो, इजराइल ईरान में देखा हो, इवन प्रधानमंत्री मोदी अभी साइप्रस गए ताजा ताजा, एक ही लाइन बार बार दोहराते हैं, बताइए, दिस टाइम इज नॉट फॉर वॉर। अभी ये युद्ध का समय नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट फॉर टेररिज्म। टेररिज्म तो चलो हमने वो बना लिया कि भाई युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते तो ये मत समझ लेना गांधी का देश थप्पड़ खा लेगा। सही बात। गांधी जी कहते ये थे कि थप्पड़ उस पर शोभा देता है जो कायर नहीं होता है, जो मजबूत है लेकिन थप्पड़ इसलिए खा रहा है ताकि तुम्हें ये रियलाइज करा दे कि अगर मैंने थप्पड़ मार दिया तुम बचोगे नहीं। करेक्ट। गांधी के देश को डरपोक मत समझ लेना, गांधी की थ्योरी को ये मत समझ लेना कि थप्पड़ खाते थे दूसरा गाल आगे कर देते थे। टेररिस्ट ने ये समझ लिया था। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लोग गलतफहमी पाल लेते हैं ना, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें युक्ति युक्त उपबंध भी दिए हुए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो गांधी जी को लोगों ने गलत समझा, गांधी जी गाल आगे किए, बोले थप्पड़ मार दो, बोले फिर मार दो। नहीं भाई, गांधी जी कह रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति हो, जैसे आज आप हैं, आज आपके साथ एक बच्चा, जैसे अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे घर में आपसे बातचीत करते समय आपके गाल पर, जैसे मेरी छोटी बेटी गाल पर कभी यूं मार रही होती है, कभी यूं मार रही होती है, कभी सूत के क्यों नहीं मारती मेरे? उसे पता है कि बापू ने अगर खींच के मार दिया तो जीवन मरण का संकट आ जाएगा। वो प्यार से खेल रही होती है। लेकिन अगर सोचो उसको ये गलत फहमी हो जाए
मैं तो बाप का थप्पड़ ही मार सकती हूँ तो कुछ नहीं करेगा, ये तो आपके अस्तित्व पे संकट हो जाएगा। तो बापू के देश को ये समझाना पड़ा कि हम रियल में बापू हैं। तो ये हमारी टेररिज्म पर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये फिलॉसफी ये बताने के लिए थी कि भैया ये टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लेना यार। ठीक है, ये हो गया टेररिज्म। हाँ, वो हो गया युद्ध के लिए टाइम, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ चाइना के केस में मैंने बता दिया कि चाइना जो फिलॉसफी मान रहा है वही हम मान रहे हैं, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। बट जैसे अगर ऐसा करते चले गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना आगे बढ़ जाएंगे कि हो सकता है वॉर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बिना वॉर के आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाओगे। सर युद्ध जो होता है ना वो देश नहीं लड़ रहे होते असल में, देश में कुछ ऐसे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस ही क्या है अगर आप युद्ध नहीं लड़ रहे तो। समझ, आउटलेट चाहिए, आउटलेट्स हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं सर, बहुत बार देश में अगर शांति चल रही है तो न्यूज चैनल वाले परेशान हो जाते हैं। क्या टीआरपी नहीं आ रही, बेचे क्या, मतलब लोग ही नहीं आ रहे हमें देखने के लिए। सीजन है, वॉर टाइम तो सीजन है। ऐसे ही डिफेंस, जिसने इतने दिन प्रैक्टिस की है वॉर की, जिसको आप रोज ये बता रहे हैं, सैनिकों को आप रोज ये बता रहे हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, जाओ जाके मार दो, ये कर दो वो कर दो। अब अचानक सैनिक क्या कह रहे हैं, भाई साहब इतने दिन से ट्रेन कर रहे हो, ये किस चीज के लिए कर रहे हो, वर्ल्ड की बेस्ट सेना बना चुके हो, कुछ तो प्रयोग करा लो, कुत्ते तक तैयार कर लिए हमने सेना में, आप तो रोबोट एंट्री करा दिए, यही गोली चला लेंगे, चलवा तो लो। तो सेना का अपना, जैसे आज मान लो आपकी टीम में 10 लोग हैं, आप टीम के 10 लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। समझ गया। मीटिंग करते समय एक आदमी जो सेल्स वाला है, आप जब उसकी तरफ जाएंगे तो तुरंत आपसे सेल्स की बात करेगा, सर हमें सेल्स में ये करना चाहिए, सर हमें सेल्स में ये करना चाहिए। आप भी सोचोगे यार सेल्स पर्सन रखा हुआ है तो इसका तो यूज करना चाहिए। अब दूसरे के पास गए कि यार तू बता थोड़ा सा नए कोर्स के बारे में क्या प्लानिंग है, सर नए कोर्स पे ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो आपका थॉट आएगा हाँ यार ये कह तो रहा है और इतने दिन से ये बेचारा बैठा है, इसकी सुन ही नहीं रहा हूं मैं। तो डिफेंस कुछ वैसा है। ठीक है, समझ गया मैं। उसको एक्सरसाइज करने के लिए आपको उसको एक बार ही छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कहें कि युद्ध कभी होगा ही नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं। युद्ध तो किसी से भी कर लिया जाएगा सर। क्यूबा से जब अमेरिका ईगो लड़ा सकता है सर, तो ये जरूरी नहीं है कि चाइना को लड़ने के लिए कोई और सुपर पावर चाहिए। वो ताइवान से लड़ लेगा, वो भूटान से लड़ लेगा कि आओ बेटा थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। आपको ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डायनामिक कहीं पे खत्म होता दिखता है? आपको क्या लगता है क्या होगा? पाकिस्तान नीचे चलता चला जाएगा, इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा, कि क्या होगा? कभी रिवर्सल होगा, कभी कोई इंटीग्रेशन होगा, कभी स्प्लिंटर ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली एक फाइनल बैटल होगी, क्या होगा? ये थोड़ा सा आंसर ऐसा है जो बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन चूंकि अपन एज एन एडुकेटर भी बात कर रहे हैं तो इसे करने की आवश्यकता है। सर जब आईएमएफ किसी देश में इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो उस देश में परिवर्तन लाती है। पाकिस्तान की लाख बुराइयों में जो इन दिनों बहुत अच्छाई आई है ना, वो है आईएमएफ का लोन। हमने ट्राई खूब किया था, ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी बाद में हो सकती है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर आईएमएफ से जस्ट पहले इसीलिए लॉन्च किया ताकि आईएमएफ पैसा ना दे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग इस तरह से भी कोट करें जब लोग पढ़ लिख जाएं। ठीक बात। क्योंकि आईएमएफ लोन जब देती है तो वो आपसे मांगती ही ये है कि मैं आपके देश में इतने परिवर्तन करवाऊंगी। अगर मैंने पैसा दिया और वो आपके देश से निकलता हुआ मुझे नहीं दिखा तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगी। तो आईएमएफ का लोन विद गारंटी आता है कि आपको टैक्स रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, लोगों पर टैक्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, इंटरफेरेंस कम करना पड़ेगा, ये तमाम डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो जो एलपीजी था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो आईएमएफ की प्राइमरी शर्तें हैं। पाकिस्तान आज जो अपने यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, कनाडा, अमेरिका बड़ी कंपनियों को बलूचिस्तान में निवेश के लिए बुला रहा है, ये सब आईएमएफ की स्ट्रेटजी है। तो आपको लगता है पाकिस्तान डेवलप करेगा? सर अगर आईएमएफ इसकी ऐसी मदद करता चला गया तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो नहीं रहेगा, ये मैं आज की स्थितियों में बोल रहा हूं। कटोरे को छोड़ के वो तलवार उठा ले। अब सर इसका दूसरा आंसर है, अगर हम थोड़ा, और ये इस तरह का पॉडकास्ट मैं आप ही के साथ कर पा रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है, ये मानते हुए कि आपकी ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है। ऑडियंस को मैं जरूर इस बात को समझाऊं क्योंकि वो रिलेट कर पाएगी। क्योंकि अब हम जब बात बोलने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखी जाए तो आप पाएंगे पाकिस्तान एक तरफ चाइना से और एक तरफ यूएसएसआर के साथ बैठा हुआ है। पाकिस्तान इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है कि यूएस के दोनों दुश्मन एक ही देश से काउंटर होते हैं।
आज के समय में जिसे हम सेंट्रल एशिया कह रहे हैं, असल में वो 1991 से पहले यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर और चाइना, उत्तर और पूर्व, दोनों कॉर्नर को एक पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा सकता था। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने जिस नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था, एक थ्योरी है जो इंडिया के अंदर चल रही है, वो ये कि नूर खान एयरबेस असल में यूएस के पास था। जिस जगह हमने टक्कर मारी, मतलब अभी मैं कुछ आर्मी पर्सनल्स के साथ, डिफेंस पर्सनल्स के साथ बैठा था, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन असल में अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन है, और वो अमेरिका खुद ने यहां पर इस तरह से रखे हुए हैं कि यहां से जब चलाना होगा तो यूएसएसआर पर या चाइना पर चला दिए जाएंगे। ये थ्योरीज हैं जिनको हम नहीं मानते। समझ गया, बट पॉसिबिलिटी है, पता नहीं चलेगा अगेन मतलब ये पता नहीं चलेगा। जैसे एक बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि कभी हमारे हिमालय में भी कोई न्यूक्लियर बटन गिरा था, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहां भी गिरा था, और उसको खोजने के लिए काफी सारी यूएस फोर्सेस आई थी, लंबे समय तक रही थी। तो इन लोगों के कहां कहां क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हम उस पर तो आंसर नहीं कर सकते। जब थ्योरीज चलती हैं तो ये थ्योरीज हैं, कि ये भी एक थ्योरी है कि नूर खान एयरबेस पर कुछ अमेरिका ने अपने ऐसे स्ट्रेटेजिक चीजें रखी हैं जहां से वो चाइना को और रशिया को एक साथ काउंटर कर सकता है। आप खुद से विचारें, चाइना के लिए और बेस्ट लोकेशन इनके पास क्या है? इंडिया भाव देता नहीं, नेपाल इतना छोटा या भूटान इतना छोटा जहां अमेरिका जाए तो पता चल जाए, पाकिस्तान समुद्र से भी कनेक्टेड है और थॉट से भी कनेक्टेड है। इट कुड बी अ वेरी गुड, है ही हिस्टोरिकली यूज ही इसी वजह से yes. इस तरीके से तो किया गया। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को बर्बाद नहीं होने देगा जब तक चाइना है। मेरा थॉट यह कहता है कि अमेरिका आज हमको दिख रहा है कि ट्रंप मुनीर को बिठा के खाना खिला रहे हैं या फिर पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं। पाकिस्तान को बस इतनी ही जरूरत थी। सोचो ना, चाइना की गोद में जाता जाता पाकिस्तान अचानक अमेरिका का हो गया। ठीक बात है। ये वैसे है सर कि मतलब रस्सा कसी में पाकिस्तान को कसा जा रहा है। चाइना जानता है इस बात को, पाकिस्तान की नब्ज से वाकिफ है कि बेटा तुम लुढ़कोगे और वहीं जाके गिरोगे, क्योंकि पैसा अमेरिका ही देगा, हम पैसा नहीं देंगे। हम पैसे के बदले जमीन ले लेते हैं, और वो करते हैं। पाकिस्तान ने मतलब $60 बिलियन में तो पूरा पाकिस्तान ही नाप दिया उन्होंने। ऐसे में अमेरिका वर्सेस चाइना की जब बात होगी, पाकिस्तान को हमेशा मिडिल में होने का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन सर हमारे देश में जो लोग बीच में रह जाते हैं उनको इज्जत नहीं देते। भारत ने अपनी राह अलग चुनी है। हम बड़ा स्पेस दे सकते थे अमेरिका को। हम क्वाड में लाए ही इसलिए गए थे कि कल को चाइना के खिलाफ हम यूज हो जाएं। भारत ने अपनी तरफ से साफ कहा कि वी आर नॉट एक्सटेंडेड नाटो। आप हमें यह ट्रीट ना करें कि नाटो आपके लिए वहां काम कर रहा है रशिया के खिलाफ, हम आपके लिए करेंगे। तभी तो ये लोग पछड़ के पीछे गए कि यार इंडिया तो साथ ही नहीं आ रहा। क्योंकि हम, अमिताभ बच्चन की फिल्म में वो लाइन वो है ना कि हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। इंडिया ने जब नॉन अलायंस मूवमेंट चलाया, नाम मूवमेंट में गए, गुटनिरपेक्ष रहे, तब हमने ये तय किया कि भैया हम अपनी दुकान खुद चलाएंगे, हमारे अपनी लीडरशिप होगी, विश्व गुरु बनेंगे। हम थे सोने की चिड़िया, वापस बनेंगे। दिख भी रहा है सर, हम 4th प्लेस पे आ चुके हैं, मतलब आ जाएंगे साल के अंत तक। और धीरे धीरे हम लोग जिस तरह से ग्रो करते जा रहे हैं, बिल्कुल ये दर्शाता है कि इंडिया अपनी एक लीग खड़ी करेगा। ठीक है, आज टाइम अमेरिका का है, कल टाइम चाइना का होगा, परसों हमारा होगा, टाइम तो हमारा होगा। लेकिन अगर एक बार किसी बच्चू भाई के तांगे में बैठ गए तो फिर कभी भी टाइम हमारा नहीं होगा। ये बिल्कुल वही है जैसे देश हमारा बार बार एक ही लाइन बोल रहा है, हम मध्यस्थता किसी की नहीं स्वीकारेंगे। उलझना नहीं है, उलझना नहीं, किसी की सरपरस्ती में नहीं आना कि बेटा बहुत दुखी हो, लाओ हाथ फेर दें, बोले दूर रख, अपने आप निकल के आऊंगा। पाकिस्तान वो रोता हुआ बच्चा है, सर प्लीज हाथ फेर दो ना, क्योंकि हम कभी खड़े नहीं हो सकते। हमें अपना पोटेंशियल दिखता है, हमें दिखता है हमारे विजन में कि हम ऐसा करते गए तो हम वहां जा सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर वो विजन नहीं है। देखो, दो बातें हैं सर, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक एम्प्लॉय जिसको ये लगता है कि वो एक दिन इस कंपनी का मालिक बनेगा, उसका चलने का तरीका अलग होगा। एक एम्प्लॉय है जिसको पता है कि वो कभी मालिक नहीं बनेगा, तो वो हो सकता है मालिक के इस समय बहुत करीब हो जाए, लोगों को लगने लगेगा दिन इसी का चल रहा है। लेकिन जिसका सपना ही ये है कि मुझे तो इस कंपनी को ही खरीदना है, वो अलग स्ट्रेटेजी से चलेगा। इंडिया उस तरह की कंपनी का, मतलब वो दुनिया का बिहेव कर रहा है। इस बिहेवियर के हिसाब से अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें, क्या हम अपने पड़ोसियों को ठीक से हैंडल कर रहे हैं? अगर हमको विश्वगुरु बनना है, क्या बांग्लादेश के साथ ठीक से हैंडल हो रहा है सिचुएशन? क्या नेपाल के साथ हो रहा है? क्या श्रीलंका के साथ हुआ? देखो, इस पर मेरी राय ये है, जब तक आपकी वजह से
किसी के घर में कलेश ना हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक फिल्म है ना, साहिब, बीवी और गैंगस्टर, एक है पति पत्नी और वो। ये जो वो है ना, ये वो फैक्टर इंडिया में आ गया है। पहले तक हम में वो फैक्टर कहीं नहीं था। हम वाव फैक्टर के साथ जीते थे। इंडिया वाव बहुत अच्छा है, हम गुड फॉर नथिंग थे सर। अब इंडिया करता है तो सरकारें बदलती हैं, तो सरकारें कभी आपकी आएंगी, कभी आपके विरोध की आएंगी। बट बांग्लादेश में जो हुआ उससे हमारा क्या फायदा? सर शेख हसीना हमारे पास शरण ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? और सर आप तो इतिहास अच्छे से जानते हैं, रेजा पहलवी 1979 से पहले ईरान में किंग हुआ करते थे। अब उनका बेटा जो प्रिंस रजा पहलवी है, वो फिर से सपने देख रहा है कि मैं सत्ता संभालूंगा। एकदम से न्यूज में वापस आ गया वो। तो सर समय तो नहीं पता ना, कल को शेख हसीना नहीं तो उसका बेटा आएगा बांग्लादेश में। बट बहुत अच्छी फ्रेंडली सरकार थी हमारे लिए। सिर्फ दोस्ती है ना, बराबर के लोगों में होती है। ये शब्द ही बेकार है। फायदे की कह रहा हूं मैं तो। फायदा किसे कहते हैं सर आप? इसको कि बांग्लादेशी आपके देश में आकर घुस जाएं, कभी भी मुंह उठा के चले आए, रोहिंग्याओं के लिए भी बांग्लादेशी रास्ता बन जाए, जहां भी हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, बांग्लादेश के थ्रू हो रहा है, इसको अगर हम अच्छा कहते हैं तो ऐसा अच्छा तो नहीं चाहिए सर। स्टैंड चाहिए। ठीक बात है, हमें स्टैंड चाहिए, हमने स्टैंड लिया। बट स्टैंड हमारे को अगेंस्ट भी नहीं चाहिए ना हमारे। सर हमारे यहाँ ना ह्यू एंड क्राई बहुत मचता है कि हाय राम ये हो गया, ये हो गया। क्या हो क्या गया? उन्होंने 4 बातें हमारे खिलाफ क्या बोल दी, हम उसको ये मान के चल रहे हैं कि ओ माय गॉड हमारी बेइज्जती हो गई। तो भैया अपना सेल्फ एस्टीम इतना नीचे मत रखो ना कि उनके द्वारा भौंकने पर आप ये कह दे रहे हो कि ओहो हमारी इज्जत बेइज्जती में बदल गई। ऐसे तो अमेरिका को मर ही जाना चाहिए। दुनिया के 193 देशों में से शायद 192 देश उसको गाली बकते हैं। वो तो है, बट जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था वो आइलैंड है। हाँ। बांग्लादेश हमारे एकदम घर के अंदर बीच में बैठा है, आधा तो वो हमारे अंदर ही है। और वो अगर हॉस्टाइल है तो हमारे तो बाकी लोगों के साथ एलाई करके हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। या बाकी लोग उसको रिवर्स करें सर। हाँ, रिवर्स ये करते हैं सर कि वो इस तरह हमारे अंदर है कि बस हमें अच्छे से मिलने की जरूरत है सर, तो वो पूरा ही हमारे अंदर घुस जाएगा। हाँ वही, बट देन टू अवॉइड अ सिचुएशन वेयर इट कैन बी ईदर और। मैं थोड़ा गलत साउंड होता हूं बिकॉज़ दिस इज जियोपॉलिटिक्स। मैं मतलब अलग डायमेंशन देता हूं इस बात का। डायमेंशन केवल ये है कि आक्रामक होना, मैंने शुरुआत में भी कहा था न्यूक्लियर वेपन हमने इसलिए बनाया कि हमें हल्के में मत लेना। ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्टैंड क्लियर कर दिया कि टेररिज्म पर कोई पॉलिसी नहीं है। अब हमने अपनी जियोपॉलिटिक्स में यह चीज समझा दी है कि हमारी वजह से सरकारें बदलती हैं। मुइज्जू ने अपनी तरफ से बात मानी, शुरुआत में वो काफी बड़बोलापन दिखाया, अब न्यूज में ही कहीं नहीं है। श्रीलंका में हमारे खिलाफ सरकारें थी, लेकिन बाद में आई जो सरकारें हमारे साथ ही खड़ी हो पाई। बांग्लादेश ने कितना भी, चाहे पाकिस्तान का साथ पाया हो, चाहे अमेरिका का साथ पाया हो, कुछ भी किया हो, हम बांग्लादेश को कंपेयर करते हैं। 1971 में बांग्लादेश तो हमारे साथ जयकारे लगाता था। अरे उस समय आप भी कुछ नहीं थे भाई, आपको भी सर अपन थोड़ा और अपनी जनता को इस बारे में अपडेट दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि देश जब आजाद हुआ, शुरुआती 20 साल में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी। पाकिस्तान ज्यादा पर कैपिटा इनकम में था। इवन बांग्लादेश तो अब तक भारत से पर कैपिटा इनकम में ज्यादा था। ग्रोथ रेट अगर आप नंबर्स में चेक करेंगे, जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान भारत से शुरुआत में बहुत तेज लेके चल रहा था। ये तो फंस गया वो सेना के जंजाल में, औकात से ज्यादा सेना निकलने रख पड़ा। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के साथ जो करना है, मैं नहीं मानता कि 1971 का भारत हमने देखा, हमने उनको तोड़ा, हमने उस समय के हिसाब से बेहतर किया। आज अगर हम ये कहें कि शेख हसीना को भी हम नहीं रख पाते, इसका रिवर्स करते हैं। चलिए सर, शेख हसीना अगर वहां से फ्लू करती और हमारे पास भी नहीं आ पाती, फिर क्या मुंह दिखाते? भारत वो देश है सर, बुद्धम शरणम गच्छामि हमारी कोटेशंस में। हाँ नहीं, वो तो फिर गलत हो जाता है। हमारा देश आज इतना शक्ति संपन्न है। उस समय की बात करिए ना, जब नेहरू जी थे, उस समय दलाई लामा को हमने इंडिया में शरण दी थी, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान, चाइना नाराज होगा, देश पर हमला होगा। हमारा एक बड़ा हिस्सा दलाई लामा के चक्कर में चला गया, लेकिन आज तक हम दलाई लामा को नहीं कोसते, धर्मशाला में बढ़िया इज्जत देते हैं उनको। आप हमारे राजस्थान में आए सर, राजस्थान में सवाई माधोपुर के अंदर हमीर देव वेरी मच नॉन फॉर देयर दिस टाइप ऑफ हेल्प कि आप शरण में आए हो, मैं युद्ध लड़ लूंगा आपकी रक्षा के लिए। कुछ हमारे संस्कारों में है सर। विभीषण शरण में आए भगवान राम के, होगा राक्षस भाई, दुश्मन का साथी होगा, मान लूंगा मैं तेरे को, साथी है तू मेरा। हमारे संस्कारों में है कि शरणागत की हम रक्षा करते हैं। अब आपको लगता है शरणागत की रक्षा के नाम पर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो रावण ने कौन सा कम क्रिटिसाइज किया था हमें? लंबा चला था, लास्ट तक यही लगा था कि रावण जीतेगा। लेकिन हमारे संस्कार हैं सर कि हम शरणागत की रक्षा करते हैं।
और संस्कारों को ही हमने पालना में देखा है। और आज देश में इस बात का 1% क्रिटिसिज्म नहीं है कि हमने शेख हसीना को क्यों अपने यहाँ पे सलाह क्यों रोकने दिया। वो तो एक अच्छी मूव थी, नहीं, मूव का रिपरकर्शन है ना कि आज बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन हम उस रिपरकर्शन को मानते ही नहीं कि वो कुछ तो है। आने ही, या तो आने ही नहीं देना चाहिए था, बट अगर आ ही गया है तो पनाह तो देनी चाहिए थी। स्ट्रेटेजिकली अच्छा मूव था। बहुत अच्छा मूव था सर, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। अग्रीड ऑन दैट, कंप्लीटली अग्रीड। तो हमने इतनी देर चाइना की बात करी, भारत के पड़ोसियों की बात करी, और भारत का एक पुराना दोस्त रूस, उसके बारे में बात ही नहीं हुई। क्या ऐसा है, इज इट representative of the situation that Russia has been forgotten, is not even in the equation? क्या हो रहा है, रशिया का क्या रोल रहेगा आगे भारत के लिए और विश्व में? ये सर वाकई में अपने इस पूरे डिस्कशन में एक बहुत बड़ी पॉइंट निकल के भी आई कि हम इतनी देर से जियोपॉलिटिक्स जिक्र कर रहे हैं, रूस का जिक्र ना होना ये आज के बदलते भारत को दिखा रहा है। अब सर ये वो दुधारी तलवार है, रूस के बिना हम क्या वाकई में अपनी जियोपॉलिटिक्स चला पाएंगे? देखो सर, हमारी जो ऐतिहासिकता रही है ना, वो रही है कि हम हमेशा रूस को ये मानकर चले हैं कि ये तो हमारे साथ ही है। उसकी कीमत हमने कई तरह से अदा भी की है। जो लोग ये मानते हैं कि रूस हमारे साथ बिना किसी लाभ के रहा है, वो जान लें कि आज 75% अगर असलहा हमारे पास रूस का है तो वो फ्री में नहीं है। मतलब उसके हमने पेमेंट अच्छे खासे पे किए हैं, खरीदा गया है। और खरीदा गया है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी में हमारा रोल है, हम उसका एक अच्छा बाजार हैं और वो उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज के समय पर भारत ने जो थोड़ा सा परिवर्तन किया ना, मैं मानता हूं भारत के साथ एक हल्का सा धोखा भी हुआ है। एक टेस्ट हम लोगों ने लेने का प्रयास किया और वो टेस्ट था कि क्या अमेरिका भारत हितैषी हो सकता है। प्रयोग में हम फेल रहे, हम बहुत बड़ा धोखा तो ट्रंप से खा गए। और पुतिन जो ऑल टाइम अलाय थे, बाइडेन काल में हमने ये लगना शुरू हो गया था कि बाइडेन को जब हमने इतना अच्छे से हैंडल कर लिया तो ट्रंप के आते ही तो बिल्कुल ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे वाला हाल हो जाएगा। ट्रंप अनएक्सपेक्टेड निकले तो पुतिन की याद कुछ ज्यादा आने लगी कि यार तुम ही अच्छे थे। ये वो वाली बात है कि आप नए रिलेशन में और पुराने रिलेशन में, पुरानी वाली अच्छी कि नई वाली अच्छी, वो वाली बात है कि आप पहले किसको सोच रहे थे। तो फिलहाल के लिए भारत पुराने प्रेमी को याद कर रहा है, बट याद रखिए मूव आप हुए थे, वो नहीं हुआ था। करेक्ट, आप छोड़कर भागे थे अमेरिका की तरफ, नई प्रेमिका की तलाश आपको थी, डिस्टेंस बनाया गया, आपने डिस्टेंस बनाया था, तो कीमत तो पे करेंगे आप। और की भी। ऑपरेशन सिंदूर के समय रूस हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने कहा कि हाँ आपका सेल्फ डिफेंस का राइट है, बस इतना ही है, थैंक यू सो मच। इतना ही था। अब सवाल यह था कि भारत साधेगा या नहीं। तो देखो सर, आज के समय पर जियोपॉलिटिक्स, देखिए ये एक बड़ा विचित्र समय है। पहले ऐसा होता था कि मेरे वचन ही है शासन टाइप से देश चलते थे, कमिटमेंट्स की वैल्यू होती थी। लेकिन अमेरिका ने जो काल इस समय दुनिया को दिखाया है, इजराइल का साथ छोड़ देना, यूक्रेन का साथ छोड़ देना, अपने ऑल टाइम अलाइज का साथ छोड़ देना, उसने मतलब हिला दिया है लोगों को कि ट्रस्ट किस पर करें, ग्लोबलाइजेशन है भी कि नहीं है, मतलब ग्रुपिंग है भी कि नहीं है, कोई साथी है भी कि नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भी कि नहीं। वो ग्लोबलाइजेशन वो पूरा क्वेश्चन मार्क में ही है। तो भले ही हम वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े कर लें कि आपने गलत मूव लिया, मैं बोल रहा हूं सर, एक भी सरकार खुश नहीं है इस समय दुनिया की, सब फंसे पड़े। जापान के हालत देखें आप, साउथ कोरिया देखें आप, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि आप हम पर टैक्स लगाएंगे। सर, हम आज तक सेना नहीं बनाए अपनी कि आप हो हमारे साथ। अब आप कह रहे हो कि हम तुम्हारी सुरक्षा करते, इसका पैसा दो। यूक्रेन कह रहा है तुम्हारे कहने पे युद्ध लड़ने गया था, तुम्हारे आधे रिसोर्सेज हमेशा के लिए दो। तो रूस जो है ना, वो ऐसा होता है ना सर, जैसे कि अक्सर जो लोग लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करने जाते हैं और जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर घर पसंद आता है, और उसको अपने देश में कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो दुनिया के बहुत से देश अपना कोर्स करेक्ट करेंगे इन 4 सालों में, उनमें से हम भी एक होंगे। हम सुधारेंगे सब चीज़ों को, और हम हो सकता है वापस प्रो रशिया हो जाएं, क्योंकि वो लंबा पार्टनर है। अरे इंटरेस्टिंग होगा कि इसको अमेरिका के साथ कैसे बैलेंस करा जाएगा। नहीं सर, अमेरिका का बॉयकॉट हो जाएगा। और मैं मतलब हालांकि इस चीज़ को अपन कैमरे पे पता नहीं कितना तरह से जाएगा, मुझे लगता है सर ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी। अच्छा, बहुत अनसर्टेन चीजें होंगी। हो सकता है कि दुनिया के कुछ बड़े लोग ही ट्रंप के खिलाफ कुछ बड़ा कदम ले लें। मतलब इस शब्द को अपन जैसे भी भूमिका में दें, क्यों लगता है आपको ऐसा? सर, इसने बहुतों का बहुत नुकसान कर दिया, और पॉलिटिशियंस आर नॉट सपोज टू बी
क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रक्टर। वो बनाए इसलिए जाते हैं कि धंधा बनाएंगे वो। है तो बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक। आप एप्पल वालों के साथ पंगा कर ले रहे हैं, आप इलॉन मस्क के साथ पंगा कर ले रहे हैं, सबके साथ ही कर रहे हैं। आप देशों के साथ पंगा कर ले रहे हैं। अरे एलआई तो गिनाओ, साथ में कौन खड़ा है भाई। ऐसे नहीं होता है। मतलब आपके अंदर पागलपन इस तरह का ना हो कि गोली उस दिन जो चली थी आप पर वो एक इत्तेफाक थी, अब एक रियलिटी बन जाए। पता नहीं सर, मतलब ये बहुत ही हाँ, ऐसा मतलब रिमार्क you हो never सकता know, है। ये You ऐसा never know, मतलब इतिहास में हो चुका है। हाँ हाँ, It has happened. इतिहास है। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है ऐसा। हुआ है। तो ट्रम्प बहुत ज्यादा आग से खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इंटरेस्टिंग देखिए कैसे होगा। पर अभी तक इंडिया ने जो भी करा है उसका चलो एक देयर इज अ बैलेंस्ड आउटकम सो फार। इंडिया ने इस समय एक बहुत तगड़ा तरीका अपनाया है और वो है कछुआ मॉडल। कछुआ जब भी कोई ऐसी परिस्थिति देखता है जो उसके समर्थन में नहीं है, गर्दन अपने कवच में घुसा लेता है, कहता है आने दो बार। हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इवन 22 अप्रैल से लेकर के अब तक पिछले 2 दिन तक चुप थी। ट्रंप को बोल ही नहीं रही थी कि तुमने सीज फायर नहीं कराया। ट्रंप बोला, 14 बार बोला सीज फायर कराया, सीज फायर कराया। कुछ मत करो, जिंदा हो, डले रहो, अपने काम में लगे रहो। कछुआ जीना नहीं छोड़ता, लंबा जीता है, सब सही है, लेकिन बस ये है कि बात है, तुम्हारी बात पर हम रिएक्शन नहीं दे। सब स्टेटमेंट्स में डीजीएमओ ने हमने फोन करा है, उन्होंने फोन करा, जो भी हुआ, अमेरिका का कोई मेंशन नहीं है। कोई मेंशन नहीं, कभी नहीं है। हम अपनी बात को सर्टल वे में करते रहे, हमारे नैरेटिव में नहीं है एटलीस्ट। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस इंतजार का हमें फायदा मिला। ट्रंप मजाक बन गए। शुरुआत में हमको लग रहा था कि हमारा नैरेटिव, हम हार गए, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करके भी हार गया, साइकोलॉजिकल वारफेयर में हम पिछड़ गए। लेकिन इंडिया ने जो मूव लिया चुप रहने का, कई बार कहते हैं ना साइलेंस इज बेटर देन लाउड, ये वाली चीज देख करके इंडिया में मतलब बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री वोकल हैं, जाने जाते हैं बोलने के लिए, नहीं बोले कुछ, उनका चुप होना, he did not say a word about this. ये अपने आप में दुनिया के लिए एक लर्निंग लेसन है कि ऐसे समय पर आप चुप हुए जब समय ने जवाब दे दिया। ट्रंप आज मजाक बन गए। आज इजराइल के केस में वो जिस तरह से हरकत किए, वो अपने आप में लोगों को सरप्राइज कर रहा है कि यार ये क्या था। तो ये तो इंडिया तो बहुत सही था भाई। इंडिया कम से कम अपनी बात तो मना गया। आप सोच रहे हैं इजराइल के केस में आप लड़ा के कह रहे हो 2 हफ्ते बाद आऊंगा मैं, तो बड़ी चीज है।